बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ते हैं जनन, जो जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और क्लास 10th की शाब्दिक परीक्षाओं में, 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल माध्यमिक परीक्षा में, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आइए हम लोग विस्तार से इसको देखें। सबसे पहले समझे कि जनन है क्या। जनन वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, साथ ही अपने जातियों का अनुरक्षण भी करता है और अपनी संख्या में वृद्धि भी करता है। इस प्रकार जनन वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपने जातियों का अनुरक्षण करता है। सपोज कीजिए कि जिस प्लांट में जनन का गुण नहीं होता वो प्लांट फिर इस दुनिया से विलुप्त हो जाते, क्योंकि उस प्लांट के बाद उसका कोई वंशज इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए जीवों का अस्तित्व यदि कायम है तो उसमें जनन का प्रमुख योगदान। अब हम लोग यह समझें कि जनन होते कितने प्रकार के हैं, तो जनन में होता क्या है। तो ये पता होगा कि कोशिकाएं होती है, कोशिका में गुणसूत्र होता है जो क्रोमैटिन जाल, जो कोशिका चैप्टर में बताई थी कि क्रोमैटिन जाल जब डिहाइड्रेट कर जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है केंद्रक का, तो क्रोमैटिन जाल धागे नुमा बन जाते हैं और इसको गुणसूत्र कहते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है जिसको फुल फॉर्म में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें आनुवंशिक गुणों के संदेश होते हैं जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है और गुणसूत्रों की संख्या भी नियत होती है। इसलिए आप देखेंगे कि आम का जो पौधा है उसके बीज से आम ही प्राप्त होता है, लीची नहीं बन जाता। और आम की जो वैरायटी है, जो आम आप मालदा आम है तो उसके बीज से मालदा आम का ही पौधा तैयार होगा। आलू को यदि रोप देते हैं तो जिस किस्म का आलू है, लाल गुलाब आलू है तो लाल गुलाब ही पौधा निकलेगा। ये इसमें डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यही आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो जीव समाप्त होते हैं वो अपने संतति को कायम रखने के लिए जनन के द्वारा अपने जैसे संतानों को छोड़ जाते हैं। ठीक है, और इसी से जैव विविधता आती है और इस सृष्टि में ये इनके अनेक प्रकारीन जीव और जंतु की प्रजातियां हैं जो हम लोग जैव विविधता में देखे थे। अब हम लोग समझें कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें लिंग भाग नहीं लेता। ठीक है, और लैंगिक जनन उस जनन को कहेंगे जिसमें लिंग भाग लेता है। अब सोचेंगे कि क्या बिना लिंग के भाग लिए हुए भी जनन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे कि कुछ जीवाणु और प्रोटोजोआ है जो एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय कोशिका विभाजन में जो माइटोसिस बताए थे उसमें आप देखे थे समष्टि विभाजन में क्या हुआ था कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई थी, समजात कोशिकाएं बन गई थी।
जिसमें गुणसूत्र की संख्या पृथ्वी कोशिका के समान थी, क्योंकि वहां पे केंद्रक का भी विभाजन हो गया था समानुपात में, और फिर प्रोटोप्लाज्म का भी विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से जीवाणुओं में जब गुणसूत्रीय विभाजन होगा तो दो अलग अलग संतति कोशिकाएं बन जाएंगी, दो भागों में शरीर विभक्त हो जाएगा। दोनों जो भाग बटे हैं, वो बटे हुए भाग एक नए जीवाणु के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लिए। तो यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। अब यह आवश्यक नहीं है कि दो ही भाग में बटेगा, दो से अधिक भागों में भी बट सकते हैं, तो उसको कहते हैं बहुखंडन। दो भागों में बटा तो द्विखंडन, ऐसे सीधे बटना कहलाए विखंडन। शब्दों के जाल में भी आप नहीं फंसे, इसलिए एक एक टर्म को आपको क्लियर करके चलना। विखंडन मीन्स जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव से वो जीव खंडित होकर के एक से अधिक जीव बनते हैं। सिर्फ दो जीव बनते हैं तो द्विखंडन, और दो से अधिक जीव बनते हैं तो बहुखंडन। क्लियर हो गया? जैसे अमीबा में होता है, ठीक है, पैरामीशियम में होता है, ये विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में भी होता है। प्लाज्मोडियम जाना ना, जिससे मलेरिया होता है हमारे बॉडी में, इसमें भी खंडन की क्रिया होती है, बहुखंडन होता है। एक वो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, उससे कई प्रोटोजोआ बन जाते हैं, तेजी से शरीर में फैलने लगता है। अब ये अलैंगिक जनन की का पहला हो गया आपको खंडन। मतलब अलैंगिक जनन में कई तरह का अलैंगिक जनन हो सकते हैं, इसमें एक हो गया खंडन। दूसरा है पुनरुद्भवन, जिसको पुनर्जनन या इंग्लिश में रीजेनरेशन कहते हैं। रीजेनरेशन का अर्थ ये हुआ कि शरीर का कोई अंग टूट गया, क्षत विक्षत हो गया, और शरीर का जो अंग क्षत विक्षत हो गया, उस प्रत्येक क्षत विक्षत से न फिर उस जीव की उत्पत्ति हो गई, यानी उसमें जो क्षत विक्षत अंग थे उसकी पुनः उत्पत्ति हो गई। इसलिए इसको पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या रीजेनरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लेनेरिया का यह बॉडी है, यह बॉडी तीन भाग में बट गया, पानी की धार में या किसी कारण से तीन भागों में बट गया। तीन भागों में बट गया, देखिए ऊपर में जो इसका सिर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा सिर में धड़ नहीं था, धीरे धीरे धड़ डेवलप हो गया, फिर नीचे तक आ गया, नया जीव बन गया। तो धड़ का हिस्सा था उसमें सिर और टेल आ गया, ये भी नया जीव बन गया। और सबसे नीचे जो टेल था उसमें धड़ और सिर आ गया, ये भी नया जीव। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन। अब आते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन जो प्रक्रिया है, मुकुलन प्रक्रिया, इसमें क्या होती है? अब हम लोग आते हैं मुकुलन पे। मुकुलन जैसा हाइड्रा में आप देखेंगे कि हाइड्रा में जो मुकुलन होता है, तो हाइड्रा में धीरे धीरे बर्ड निकलते हैं, ऐसा ऐसा बर्ड निकलना शुरू होता है। इसको, इसी बर्ड को हिंदी में मुकुल कहते हैं। ये बर्ड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हाइड्रा जैसा बढ़ने लगता है, और जब काफी परिपक्व हो जाता है तो ये बर्ड इससे बाहर निकल आते हैं, तो नया हाइड्रा बन गया। तो इसी को कहते हैं मुकुलन। मुकुल से नया जीव बनना, मुकुलन जो हाइड्रा में होता है। सबका एक एक एग्जाम्पल भी समझिएगा। अमीबा में खंडन हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन हो गया, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन हो गया, हाइड्रा में मुकुलन हो गया। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से किसमें मुकुलन होता है, इसमें किसमें पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, अब आते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आप देखे होंगे, आलू की जब खेती होती है तो आलू का कोई बीज या कोई जड़ नहीं लगाया जाता मिट्टी में। आलू में कलिका होती है जिसको आंख कहते हैं। अब देखेंगे कि जब आलू का सीजन ऑफ रहता है, आलू जब उसको खेतों में डालने का समय आता है, उस वक्त देखेंगे कि यदि कई दिनों का आलू आपके पास है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ गया घर में,
तो उससे कलिका निकलने लगता है। और आलू की जब खेती होती है तो उसको मिट्टी में जब डाला जाता है तो उसी कलिका को काट के डाला जाता है और उस कलिका से नया पौधा आ जाता है। इसका अर्थ है कि पौधे के कुछ भाग जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, वो उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। गन्ना, गुलाब, अंगूर, गन्ना को भी देखिएगा कि काट करके उसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा काट करके उसको डाल देता है, उसी से नया गन्ना का पौधा निकल आता है। गुलाब का भी यही होता है, अंगूर का भी ऐसा ही होता है। ठीक है, केला, संतरा, चमेली, इन पौधों के उपयोग उगाने में भी इसका उपयोग होता है कायिक प्रवर्धन का, क्योंकि इन पौधों में बीज पाया ही नहीं जाता। केला में बीज देखते हैं, गुलाब में बीज देखते हैं, गन्ना में बीज देखते हैं, नहीं देखते। तो गन्ना में न फल है न बीज है, गन्ना का तो तना है जिसमें रस होता है। तो फिर आप ये जानते हैं कि नॉर्मली जानते हैं कि फल बनता है तब फिर बीज बनता है, उस बीज से फिर नए पौधे आते हैं, क्योंकि इसमें बीज होगा ही नहीं, फिर उसका कैसे होगा? तो उसका कायिक प्रवर्धन से होता है। ये कायिक प्रवर्धन तो नेचुरल होता है, उसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आप कह सकते हैं, लेकिन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी होता है। ठीक है, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आलू को तो आप क्या किए, आप मिट्टी में उगाए हैं काट काट के, कृत्रिम नहीं हो गया। आप किसी आम के पेड़ को क्या कीजिए, थोड़ा झुका झुका करके उसको मट्टी से भर दीजिए। कुछ दिन बाद जो है उसके तना से मुलांकुर प्रांकुर निकलने शुरू हो जाएंगे। मुलांकुर तो मिट्टी में चले जाएंगे, प्रांकुर ऊपर होंगे। आपको लगे नया पौधा अपना पाया है, उसको निकाल के फिर रोक दीजिए कहीं तो नया पौधा आ गया। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो गया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर रहता है, और टिश्यू कल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इस अभी के एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। उत्तक संवर्धन का मतलब क्या हुआ कि किसी पौधे के तना से हम उत्तक निकालें। ठीक, और उस उत्तक को निकाल करके उस उत्तक को हम संवर्धित कर देंगे और नया पौधा निकाल आएंगे, उसको कहेंगे उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से, वर्धमान मीन्स जहां पे वृद्धि हो रही हो, जहां वृद्धि बंद है। बताए थे टिश्यू चैप्टर में कि दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू कौन होते हैं, जो टिश्यू विभजोत्तक उत्तक उसको कहते हैं कि वो विभाजन करने योग्य होता है, और जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और एक होता है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी होता है, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसा नहीं परमानेंट से हम काट के ले भी आएंगे, उसमें विभाजन नहीं होगा तो कैसे उत्तक संवर्धन होगा? तो हम वर्धी वाले भाग से पृथक करके नए पौधे उगाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, पोषक माध्यम उसका कृत्रिम होगा, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, और इस समूह को कहते हैं कैलस। नाम ध्यान रखना आप, कैलस। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप दिया जाता है और उससे वृद्धि करके नए पौधे बन जाते हैं। इस तकनीक का फायदा क्या है कि इस तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, और इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, टिश्यू का थोड़ा सा हल्का टिश्यू लाए हैं और उस टिश्यू को से कई पौधे विकसित। ठीक है, अब है कि बीजाणु समासन किसको कहते हैं, बीजाणु जनन भी कहते हैं इसको। आपको इस तरह के पौधे, खासकर घास वाले पौधे जरूर मिले होंगे, है ना, जहाँ पे ऊपर ऊपर में देखे होंगे कि यहाँ तंतु लगे हुए हैं, है ना। और यह बीजाणु किसी को, ये बीजाण, इसको बीजांडाशय कहते हैं, यहाँ बीजाणु रहता है, बीजाणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं उसी को बीजाणु कहते हैं। और ये बीजाणु एक मोटी भित्ति से घिरी होती है,
और ये अपना वृद्धि करती रहती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये भित्ति इनकी रक्षा करती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजांडाशय फट जाते हैं और इससे बीजांड निकल जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं और फैल करके पूरे नए पौधे बना लिए। तो इस प्रकार की विधि को बीजाणु जनन या बीजाणु जमाशन हो गया। ये अलैंगिक जनन के प्रकार थे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन में आपने क्या देखा? खंडन। खंडन मीन्स एक जीव से एक से अधिक जीव बनना। दो जीव बने तो द्विखंडन, दो से अधिक जीव बने तो बहुखंडन, जो अमीबा में, पैरामीशियम में, हमारे प्लाज्मोडियम में, जीवाणुओं में होता है। दूसरा हम लोग देखे थे पुनरुद्भवन, कि जीव जो है अगर वो कई हिस्सों में टूट गया है, बट गया है, तो प्रत्येक हिस्सा ग्रोथ करके नया जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ये प्लेनेरिया में अक्सर पाया जाता है। मुकुलन देखे थे, जिसमें जैसे हाइड्रा में होता है कि उससे मुकुल निकलते हैं, बड निकलते हैं। बड धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और डेवलप होकर के वो शरीर से अलग हो जाता है और पृथक जीव बन जाता है। ठीक है, वो मुकुलन हो गया। कायिक प्रवर्धन में क्या हुआ कि पौधे के जड़, तना या पत्तियों के जो भी मेरिस्टेमिक टिश्यू से युक्त है, जहाँ विभाजन की क्षमता है, वर्धी भाग है, वहां से क्या होता है, टिश्यू को अलग करके हम अगर सेपरेट करके कैलस बना के अनुकूल परिस्थितियों में डाल के पौधे ग्रो करके डाले तो तक संवर्धन है। ये नेचुरल भी होता है। दोनों विधियां कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक प्रवर्धन से ईंट की खेती जो होती है, आलू की खेती होती है, गुलाब का पौधा उगाया जाता है, ये सभी कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। उन सभी पौधों के लिए उपयोगी है जिनमें फल या बीज नहीं पाए जाते। बीजाणु जनन है कि कुछ पौधों में जो है पौधे के ऊपरी भाग में बीजांडाशय बनते हैं, जिसके भीतर बीजाणु धीरे धीरे विकसित होता है। उसमें द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है और बीजांडा वो पूरा ग्रो करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरा ग्रो कर जाते हैं। जब पूरा ग्रो कर जाते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो बीजांडाशय फट जाता है और प्रत्येक बीजाणु जो है सेपरेट होकर के नए पौधे के रूप में ग्रो करने लगता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें लिंग की भूमिका होती है। लैंगिक जनन प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन जो है, अब है कि लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लैंगिक जनन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी भिन्नता, थोड़ा थोड़ा सा भिन्नता जीवों में रहे, मिक्स आवे, है ना। जैसे मान लीजिए माता, अगर लैंगिक जनन न होता तो माता के गुण सिर्फ इसके बच्चों में माता ही के गुण के रूप में आता, बाकी कोई गुण उसमें नहीं आता। माता अगर नॉन इंटेलिजेंट है ना, तो बच्चे में भी वही गुण आएगा। माता अगर बौनी है तो बच्चे में भी बौनापन का गुण आएगा। पिता में जो गुण है सिर्फ पिता में आता। लेकिन लैंगिक जनन में क्या हुआ कि माता पिता दोनों के मिक्स्ड गुण आए। तो ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए लैंगिक जनन कम आवश्यक है, इसलिए प्रकृति ने लैंगिक जनन भी स्थापित किया है। ठीक, अब हम लोग जनन कोशिका जो होती है, उसमें जनन कोशिका जो नर की जनन कोशिका होती है, मेल की जनन कोशिका होती है, उसको नर युग्मक, और मादा की जो जनन कोशिका होती है उसको मादा युग्मक कहा जाता है। तो ये सब आएंगे, आप जब आगे हम आपको डिस्कस करते हैं, ये सबका सामना करना होगा। तो नर युग्मक जहां हम चर्चा करेंगे, समझिएगा कि नर की जनन कोशिका, मादा युग्मक कहेंगे तो मादा की जनन कोशिका की चर्चा वहां होगी। अब लैंगिक जनन पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है। पादप में पहले देखिए, पादप में जो लैंगिक जनन है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? पुष्प। ठीक है, पुष्प ही फूल का जनन अंग होता है। और उस जनन अंग में पुष्प के पहले आप देखिए कि सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्य दल पुंज, जो पत्ती जैसा सबसे बाहर में आप देखेंगे कि ये ब्रिंथ है, डंठल जैसा, उसके बाद पत्ती जैसा हरा हरा दिखता है
सबसे पहले डंठल के जस्ट ऊपर, ये उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, है ना। ये बाह्य दलपुंज क्या है, ये हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और कुछ परिस्थितियों में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इसको पोषण भी कर सकता है। और दूसरा यह है कि ये पौधे की सुरक्षा की, सबको गिरने से बचाता है बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जिसके दो मुख्य काम हैं। पहला काम तो ये है कि पुष्प की रक्षा करना, और दूसरा ये है कि वो आवश्यकता अनुकूल प्रकाश संश्लेषण करके पौधे को पोषण, फूल को पोषण प्रदान करना। अब बाह्य दलपुंज के बाद आइए दलपुंज आता है, जो भगवान को चढ़ाते हैं पुष्प तोड़ करके, तो आप यही तोड़ते हैं। ये हो गया बाह्य दलपुंज। यही इसका काम क्या है, ये रंगीन होते हैं और कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। परागण क्या है ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर हम अभी डिस्कस करने वाले, पहले फूल को देख लें। ये कीटों को परागण आकर्षित कर, इसलिए ये कई रंगों के होते हैं, बहुरंगी होते हैं। कोई लाल गुलाब है, पीला है, कोई नीला है, कोई उजला है, ठीक है। अब आइए आप उसके ऊपर एक इस तरह के तंतु निकले होंगे, जिसके ऊपर अगर हाथ डाल जाते होंगे तो आपका हाथ जो आपका पीला रंग का पाउडर टाइप का कुछ लग जाता है। ये क्या है, ये पूरा हिस्सा जो नीचे से लेकर ऊपर तक गए है ना, इसको पुमंग कहा जाता है। ये पुष्प के नर जनन भाग यही होते हैं, पुमंग, ठीक। और ठीक बीच में देखेंगे कि एक हल्का झुका हुआ भाग होता है, इसको कहते हैं क्या, जायाम। ये पुष्प के नर मादा जनन भाग होते हैं। इस तरह से एक सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज, उसके बाद रंगीन भाग जो पत्ती जैसे, वो रंगीन जो है पुष्प, जिसको अपने पुष्प कहते हैं, वो हो गया दलपुंज। बाह्य दलपुंज का काम है पुष्प की रक्षा करना और प्रकाश संश्लेषण करना। दलपुंज का काम है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। अब आते हैं पुमंग, तो पुमंग का नर जनन भाग होता है और जायांग ये मादा जनन भाग होता है। अब हम लोग सबसे पहले एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प क्यों समझे। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पुमंग तो हैं, जायांग नहीं, बाकी ये दोनों तो होंगे, दलपुंज तो रह गए। ऐसे पुष्प होंगे जिसमें पुमंग होगा तो जायांग नहीं, ठीक है, या जायांग होगा परंतु पुमंग नहीं होगा। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी कहा जाता है, ठीक है। एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, इसमें पुमंग है तो जायांग नहीं है, जायांग है तो पुमंग नहीं, यानी नर जनन अंग है तो मादा जनन अंग नहीं है, मादा जनन अंग है तो नर जनन अंग नहीं है। ऐसे पुष्पों को कहते हैं एक लिंगी। अब ऐसे पुष्प जिसमें दोनों रहते हैं, नर जनन अंग भी रहते हैं, मादा जनन अंग भी रहते हैं, इसको कहते हैं जायांग। एक सॉरी, इसको कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं, उभयलिंगी। उमंग भी हो और जायांग भी हो, ऐसे पुष्पों को कहते हैं एक लिंगी पुष्प, ठीक। अब देखिए परागण घटाए थे। परागण को समझने के लिए आप पहले समझिए कि ये जो पुमंग हमारा है, ये पुमंग में जो है सबसे ऊपर में पराग कोश होता है। ये जो कोश है इसको कहते हैं पराग कोश, और पराग कोश के भीतर में पराग कण होता है, जिसको आप छूते हैं तो पाउडर जैसा जो पीला पीला लग जाता है हाथ में, ये है, जो ही नहीं कि पीला ही, अधिकांश फूलों में पीला होता है। तो ये जो है पराग कण जो कहाँ रहते हैं, पराग कोश में। ये पुमंग की बात थी, पुंकेशर की बात थी। जायांग या स्त्री केशर की बात में देखिए, इसका जो है सबसे नीचे जो है ये अंडाशय होता है, सबसे नीचे अंडाशय होता है, और अंडाशय से देखिए यहाँ एक तंतु निकले हुए हैं, और यह निकल करके कहाँ है, ऊपर में आते हैं, जो ऐसा हल्का झुका होता है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो है तंतु, ये इसको कहते हैं वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो वर्तिकाग्र। ये नाम मादा जनन भाग है। निश्चित तौर पे
जब भी निषेचन होगा, निषेचन कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन के फलस्वरूप हाँ जो नया युग्मक बनेगा तो उसी को भ्रूण कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। अब ये नर युग्मक इसमें है, मादा युग्मक इसमें है ना। तो ये अंडाणु कहाँ है? अंडाशय में है। तो अब जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, इस पे नहीं पहुंचेगा, तब तक मिलेगा कैसे? इसके लिए यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए, है ना, किसी हवा की या कीटों की या फिर किसी माध्यम का आवश्यकता होगी। आप भी फूल को देखते जा रहे हैं, हो सकता है कि इस फूल को टच कर लिए, हाथ में थोड़ा सा परागकण लग गया, दूसरे फूल को टच किया, वहां वर्तिका पे हाथ चला गया। तो यही प्रक्रिया परागन कहलाती है, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने। ठीक है, कि एक किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर, ये कुछ भी नहीं कि इससे निकला सेम इसी पुष्प पे आ जाए, उसके अगल बगल में भी तो पुष्प है, या कीट इस पर बैठा है, तो कीट इस पर बैठा है तो ये कीट जो यहाँ पर बैठा फिर किसी दूसरे फूल पर जाके बैठा, दूसरे फूल पर जाके बैठा तो क्या हुआ कि उसके वर्तिका को टच कर दिया, उसके जो बैठा तो उसके शरीर के किसी हिस्से में परागकण लग गया, और उसके बाद दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठा, मैंने पुष्प पर बैठा तो वर्तिकाग्र में चला गया, उसको तो मिलने से मतलब है जैसे भी मिल जाए, या हवा बहा यहाँ से उड़ के कहीं और चला गया। तो किसी क्या हुआ कि किसी पराग कोश के से पराग को कण का निकलकर उसी फूल के या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागन कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन क्लियर हो गया। अब यदि स्विंग पहुंच गया, जैसे इस पर ये ऊंचा है, ये नीचे है, इस पर से झड़ के इस पे आ गया, स्विंग आ गया, इसको कहते हैं स्वपरागन। किसी माध्यम से आया, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, कीट के द्वारा, पशुओं के द्वारा गया, तो इसको कहते हैं क्या? पर परागन, है ना। स्वपरागन को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागन को इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। आपका क्लियर हो गया? परागन क्लियर हो गया, एक लिंगी उभयलिंगी ये समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं निषेचन। जब परागकण यहाँ पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो ये जो है यहाँ पे पराग नली होता है, इस पराग नली से होते हुए परागकण अपना बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे आते हैं, और आते हैं और आकर के यहाँ अंडाशय है, यहाँ पे मादा युग्मक है, और ये परागकण जो नर युग्मक है मादा युग्मक के साथ मिलते हैं, और यहाँ पे अंडाशय में क्या हुआ? निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है वो फल बनते हैं, और ये जो अंडाशय के भीतर बीजांड है ये बीज बन जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। क्लियर हो गया? फिर वही बीज को जब हम डालते हैं अंकुरित हो जाता है। ठीक है, भ्रूण नवोदित पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिसको अंकुरण भी कहते हैं। अंकुरण में नीचे वाले को मूलांकुर कहते हैं और ऊपर वाले को प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ बनता है, प्रांकुर से तना, पत्ती आदि बनते हैं। ये थे पौधों में लैंगिक जनन। अब जंतु में लैंगिक जनन में थोड़ी बहुत विभिन्न जीवों जंतुओं में भिन्नता होती है। हम लोग मनुष्य के बारे में जाने, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्योंकि सभी मनुष्य हैं, मनुष्य को सबसे अधिक जिज्ञासा होती है, और साथ में प्रत्येक जंतु है स्तनधारी है, तो मनुष्य में
जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है लगभग उसी प्रकार की अन्य जंतुओं में भी होती है। सबसे पहले यह देखें कि जो लैंगिक जनन है इसमें भी नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, ये टर्म्स हैं। साथ ही आप देखे होंगे कि हार्मोन वाले चैप्टर में बताए थे कि बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं, खासकर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले भी हार्मोन ऐसे हैं, या फिर हमारा जो जनन ग्रंथि है उससे जो निकलने वाले हार्मोन है, उस हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन वो हैं जो साइन करता है कि जो बच्चे हैं या फिर जो मनुष्य है वह जनन के लिए परिपक्व धीरे धीरे हो रहा है। और उस तरह के लक्षण जैसे शरीर के अंगों पे बाल उगना, आवाज का मोटा होना, इस तरह के जो हैं ये क्या होते हैं कि जनन संबंधी लक्षण प्रकट होंगे। अब जो है, अब हम लोग ये आवे कि जो मनुष्य में जनन अंग है वो क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। पहले नर जनन तंत्र पे आवे। तो नर जनन तंत्र में नर में जनन के लिए उत्तरदायी जो भी अंग हैं उसको सम्मिलित रूप से हम नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु होता है जिसको अपना युग्मक कह रहे हैं, ये शुक्राणु वृषण में बनता है, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये वृषण कोश में होता है जो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, यहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या आवश्यकता है कि यह शरीर के बाहर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यकता यह है कि यह जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण मानव शरीर के भीतर का जो तापमान है उसकी अपेक्षा कम तापमान पे शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसी वजह से ये बाहर पाया जाता है। और ताकि शरीर का जो 35-37 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान है उससे कम तापमान पर यहाँ सफलतापूर्वक शुक्राणु का निर्माण हो सके। ठीक है, और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मनुष्य के भीतर, नर के भीतर, यह जो है उत्पादन में, शुक्राणु के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही इसके उत्पादन और नियंत्रण पे भी इसकी भूमिका होती है। अब यहाँ से जो शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु जो है शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राशय में जाकर जमा, कहाँ जमा होता है, शुक्राशय में, ये भी आपको ध्यान में आता है। यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से विशेष गंध युक्त तरल द्रव स्राव होता है। अब ये जो यहाँ से जो शुक्राणु युक्त जो तरल पदार्थ है और जो ये शुक्राशय में जो शुक्राणु युक्त तरल पदार्थ को शुक्र कहते हैं, और यहाँ जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से जो हमारा निकला है, आपको यहाँ से आपको गंध युक्त पदार्थ निकला है, ये दोनों मिक्स होकर के गंध युक्त शुक्र फिर शिश्न होकर के आवश्यकता अनुकूल बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनर्जन तंत्र क्लियर हो गया। इसे रिवाइज कर ले। विषण जो है वो विषण कोश में पाए जाते हैं। जो विषण कोश शरीर के बाहर होता है, इसका कारण यह है कि शुक्राणु का निर्माण जो है वो शरीर के इसका जो तापमान है उससे कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए यह शरीर के बाहर मौजूद होता है। यहाँ बनने वाले शुक्राणु जो है शुक्र वाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुँचता है, जहाँ ये जमा होता है। शुक्राशय से ये शुक्र निकलता है और वहाँ पे फिर प्रोस्टेट ग्रंथि से गंधयुक्त द्रव निकलता है, और ये तरल पदार्थ ये आवश्यकता अनुकूल शिश्न से बाहर निकलते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में जो है मुख्य भूमिका होती है अंडाशय की। ठीक है, ये अंडाशय जो है, अंडाशय क्या होता है, 2 की संख्या में पाया जाता है। गुब्बारा की तरह अंडाशय होता है, ये 2 की संख्या में पाया जाता है, और अंडाशय में अंडाणु बनते हैं।
अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। और अंडाणु से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, इस ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ही जो है ये पहुंचते हैं गर्भाशय में। ठीक, गर्भाशय में पहुंचते हैं और ये गर्भाशय में ये ट्यूब से अंडाणु यहाँ आए और ये पहुंचने के बाद फिर गर्भाशय के नीचे सर्विक्स होता है, ग्रीवा होता है, ग्रीवा का बाहरी भाग योनि होता है। ठीक है, तो योनि हुआ और योनि के बाद है ग्रीवा, ये दोनों के बीच का बॉर्डर लाइन है, और उसके बाद ये गर्भाशय है और गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि गर्भाशय में अंडाशय नहीं पाए जाते, अंडाशय बाहर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसकी प्रक्रिया को समझें। देखिए, शुक्राणु जो है या योनि मार्ग से होते हुए विवाह सर्विक्स होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है और यहाँ अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंडाणु पहुंचता है और यही निषेचन की क्रिया आरंभ होती है। और निषेचन यदि हो जाएगा तो जो जयकोट बनेगा फिर वही भ्रूण में परिणत हो जाएगा, फिर भ्रूण में परिणत होकर के इसी गर्भाशय में जो होंगे, जो गर्भस्थ शिशु होंगे, उनका वृद्धि और विकास होगा और वृद्धि और विकास होने के बाद जब ये परिपक्व हो जाएंगे, अपना लाइफ साइकिल यहाँ का पूरा कर लेंगे, तो पुनः विवाह जो है ये द्वार, विवाह का द्वार जब गर्भावस्था में बंद हो जाता है और विवाह द्वार द्वारा जो है योनि मार्ग होते हुए बाहर निकल आता है। यदि प्राकृतिक रूप से यदि अगर गर्भ बाहर आ रहा है तो सर्जरी से बाहर आ रहा है तो फिर उसमें इसको इससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ओपन सर्जरी में गर्भाशय को काट करके उससे गर्भ को बाहर निकाला जाता है। ठीक, अब हम लोग यह देखें कि मान लीजिए कि ये जो है अंडाशय है, ये अंडाशय अंडाणु दिया, तो अंडाशय जो अंडाणु है वो लगभग 24 घंटे तक या शुक्राणु का इंतजार करता है। शुक्राणु मिल जाएगा तो निषेचन होगा। साथ ही यह गर्भाशय जो है इसके लिए एक बेड तैयार करता है, मांसल बेड तैयार करता है भ्रूण के विकास के लिए, कि अगर निषेचन हुआ तो इस भ्रूण के विकास के लिए एक मांसल बेड तैयार करता है। कौन? गर्भाशय, एपिथेलियल सेल्स का वो बेड होता है। अब मान लीजिए कि जब शुक्राणु इसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि अंडाशय जो महीने में एक बार अंडाणु बनाता है, तो जब गर्भाशय बेड बनाया है वो बेड तो बेकार हो गया, तो क्या होगा, इस बेड को अब हटा देगा। तो इस बेड को हटाने के लिए इसके साथ क्या होंगे कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं इसके साथ ब्लड मिक्स होकर के बाहर आए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये साइकिल जो चक्र चलता है इसी को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो 2 से 8 दिनों तक का होता है, सामान्य तौर पर 2 से 3 दिनों का होता है। तो ये क्यों होता है समझ में आ गया? इसलिए होता है कि ये पूरा क्लियर हो जाए, ये साफ हो जाए, और फिर जो है जब अगला अंडाणु बनेगा अंडाशय में तो वो जब फिर आएगा तो उसके लिए पुनः बेड तैयार हो। ठीक है, तो ये लगभग इसके लिए 28 दिनों की एक साइकिल होती है। सामान्य जो स्वस्थ मादाएं हैं उनमें 28 दिनों की एक साइकिल होती है और ये 28 दिनों की साइकिल के बाद जो है ये क्रिया हमेशा दोहराई जाती है। इसी को मासिक चक्र कहा जाता है। लेकिन यदि शुक्राणु मिल गया तो क्या होगा कि ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय से अंडाणु आ गया यहाँ पे, उसके बाद अंडाशय अंडाणु का निर्माण करना बंद कर देता है और फैलोपियन ट्यूब अगर निर्माण भी हुआ तो फैलोपियन ट्यूब इसको लाएगा नहीं, तो ये सगेवा भी बंद हो जाता है ताकि इन्फेक्शन भीतर नहीं आवे। और उसके बाद क्या होगा कि उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। क्लियर हो गया? अब ये जो हम इसका मुख्य मुद्दा समझे कि
ये जो हमारा जनन तंत्र है, तो जनन तंत्र लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था में मादाओं में विकसित होने लगती है। लेकिन मादाओं का जो शारीरिक और मानसिक स्तर है वह क्या होता है, गर्भावस्था के लिए पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है। और पहले जब कानून नहीं थे तो बहुत सारी मादाओं की मौत हो जाती थी। ठीक है, अब तो कानून बने हैं और साथ ही जो अवेयरनेस है उसको भी रखने की आवश्यकता है कि एक उम्र होने के बाद ही जब महिलाएं मादाएं शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और पूर्णतः विकसित हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, तभी वो गर्भाधान के लायक बने। ठीक है, गर्भाधान की प्रक्रिया को ला सकते हैं। अब देखिए एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं कि जो डिजीज सेक्सुअल प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसमिट होती है। इससे सबसे खतरनाक डिजीज आप देखते हैं एड्स। एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नर या मादा किसी किन्हीं को भी यदि अगर एड्स है और उनके बीच अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो निश्चित तौर पर जो नर हो, जो जो स्वस्थ हैं, उनको भी एड्स हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसीलिए असुरक्षित यौन संबंध जो है उस पर वह जो है निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हानिप्रद है और इससे जो है आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए एक सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है। और कई तरह के सेक्सुअल डिजीज भी होते हैं जो हमारे जनन अंगों में होते हैं और एक बचपन से ही एक अवेयरनेस फैला दी जाती है, बच्चों पे एक बंदिशें लगा दी जाती हैं कि ये गलत है, ये गलत है। और बच्चे जो है यदि उसके भीतर कोई प्रॉब्लम भी है तो फिर माता पिता को बोलने में हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई समस्या है और वो बता नहीं पा रहे हैं तो समस्या एक दिन हावी हो जाएगी और फिर आगे जाकर के काफ़ी टफ हो जाएगा उसका इलाज करा पाना। तो इसलिए बच्चों को खुल करके माता पिता को बताना चाहिए। अब पाठ्य पुस्तकों में भी यौन शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही ताकि बच्चे अब छिपाए नहीं। अगर उनको कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे खुल के माता पिता को बताएं ताकि समुचित उसका इलाज हो सके और आपकी कोई समस्या है उसका समुचित समाधान हो सके। और इसी को यौन स्वास्थ्य जो आपका है टॉपिक, यौन स्वास्थ्य इसी के संबंध में कहा गया है कि यौन के प्रति जो जागरूकता है, यौन शिक्षा के प्रति वो जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य की देखभाल करना और साथ ही जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उस सबसे दूर बचना। ठीक है, और अपने भी दूर रखना, दूसरे को भी अवेयरनेस फैलाना। साथ ही जो सैनिटरी नैपकिन आया है गवर्नमेंट के द्वारा भी यह रूल्स चलाए जा रहे हैं कि सैनिटरी फ्री में उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि भाई आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो। कि जो मासिक चक्र होता है उस समय में जो मादाएं हैं वो तरह तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करती थी ताकि जो अन्य हमारे अंग हैं वो अंगों पे जो भी वस्त्र है वो वस्त्र खराब नहीं हो जाए। तो उससे क्या होता था कि वो फुली डिसइंफेक्ट नहीं है तो उससे संक्रमण का खतरा हो जाता था। तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन है कि भाई संक्रमण मुक्त रहेंगे। तो इस सब निश्चित तौर पे इस सब का यूज करना चाहिए। और अब जो है वो समय बदला है, अब बच्चे बच्चियां दोनों शिक्षित हो रही हैं, दोनों यौन एजुकेशन ले रही हैं। तो दोनों में अवेयरनेस से अब कुछ समस्या होती है तो बच्चे बता रहे हैं अपने माता पिता को, है ना, कुछ छिपा नहीं रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे में जो है समस्या गंभीर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है अब जब आप इलाज के लिए पहुंचेंगे, उसके समाधान के लिए पहुंचेंगे तो बहुत समय बीत चुका होगा। इसलिए निश्चित निश्चित तौर पर आप बताएं और संक्रमण यदि कुछ है, कहीं कुछ अगर है, निश्चित तौर पर शेयर करें। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखिए, चैप्टर खत्म हो गया। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें देखिए मुकुलन किसमें होता है, अमीबा में
प्लाज्मोडियम में लिस्मोडियम। तो ईस्ट में, जैसे हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है। इनमें कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय तो है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन का भाग है, डिम्बवाहिका है। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण, परागकण होते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह जो वीडियोज हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और हर कंपटीशंस में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बायोलॉजी में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस, 5-6 मार्क्स जो हैं इस चैप्टर से आते ही हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इसको कमांड कर लें और इसमें जो भी अवेयरनेस हम बताए हैं उसका निश्चित तौर पर ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर किसी हम नए चैप्टर के साथ आएंगे।